हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और ये जो क्लास 12th का सीरीज़ है, इसमें हम लोगों ने क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, उन सभी सब्जेक्ट का हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। अगर आप लोग में से हमारे चैनल पर पहले से अगर आप लोग बने होंगे तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट किए हैं, उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो 2025 को लेकर मेन टारगेट है। हम लोग ये जो 2025 में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, उनको लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग को मालूम होगा 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम 30 नंबर का जो है वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, जबकि 50 नंबर का जो होने वाला है वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 3 टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा। ये आप पहले से जानते होंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है SR Academy 2M, इसमें हम लोग जो है क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक सीरीज़ लेकर आए थे और उसी सीरीज़ के तहत हम लोग ये जो कंप्लीट कर रहे हैं इसे कंप्लीट कर रहे थे। और एक बात आप लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि हमारी टीम की ये गारंटी है कि आप जो एग्ज़ाम में आएगा 2025 में, हम जो यहाँ पे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस चीज़ की एकदम श्योरिटी रखिएगा कि यहीं से सवाल पूछेगा, इसमें से कोई भी अलग नहीं पूछेगा। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए बता देते हैं, इस चैनल पर यानी SR Academy 2M पर हम लोगों ने इससे पहले का जो सीरीज़ है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस जिनका जिनका भी है, वो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाइए। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पे देखिएगा तो आपको सब्जेक्टिव सीरीज़ और ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का 2 सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आप जाकर सब्जेक्टिव में अगर जाएंगे तो आपको अभी तक जितना भी सब्जेक्टिव में कराया गया है वो सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में अगर जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में ऑब्जेक्टिव का A to Z वो सारा का सारा जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और आज क्या कंप्लीट करने वाले वो बताते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज देख रहे थे हिस्ट्री का, और आज जो है वो सेट 2 देखेंगे। किस चीज़ का सेट 2 है? लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 नंबर का जो सवाल है उसके बारे में। ये जो 3 मार्क्स का है उसे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, और जो 2 मार्क्स का है इसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, जबकि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन का सेट 2 यानी कि पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, जल्दी ही आप लोगों का इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, सभी का इंग्लिश जो सेम होता है और आप लोग को कम्प्लीटली जैसा कराया जाएगा वैसा ही एग्जाम में भी आने वाला है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल। देखिए 3 नंबर का है तो हम थोड़ा थोड़ा क्या है बड़ा लिखे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है इसी को 5 मार्क्स में उठाकर बिठा देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या है। देखिए तत्कालीन कारण बोलेगा या आधुनिक कारण बोलेगा या धार्मिक कारण बोलेगा, तीनों में आपको एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, ये तीनों जो है सिमिलर है, काफ़ी हद तक जो सिमिलर है आपको इसको लिखना है। यानी साफ शब्दों में क्या है कि 1857 की क्रांति इससे पहले हम लिखवाए भी हैं। आप चाहे तो उस पहले वाले वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ भी आपको इसके बारे में धार्मिक कारण मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों में से एक था अंग्रेजों ने जो एनफील्ड राइफल इस्तेमाल की थी उसमें चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करना। और ये अफवाह फैल गई थी कि इन कारतूसों में सुअर का और गाय का, है ना, सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है। और उसमें क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही मौजूद थे उसमें,
और आप जानते होंगे कि हिंदू जो है गाय को पवित्र मानते थे और सुअर जो है मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता था, चर्बी को छूना जो अपवित्र माना जाता था। तो दोनों के धार्मिक भावनाएं जो है वो प्रभावित हो रही थी। इसमें साफ साफ शब्दों में इस्तेमाल आप ऐसे आंसर लिखिएगा। इसकी 1857 की क्रांति का मेन कारण था कि उस समय जो सेना थी उसमें जो राइफल इस्तेमाल होता था तो उसे बदल कर, पुरानी हो गई थी, उसे बदलकर नई राइफल का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इसमें जो कारतूस लगाया जाता था उसके ऊपर एक चर्बी का इस्तेमाल होता था ताकि वो अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके और उसे दांतों से चबाना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई थी कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था जिससे हिंदू मुसलमान दोनों की भावनाओं को चोट पहुंचा था। इसलिए यह कारण था, प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताएं बताना है, यानी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था क्या है और इसकी विशेषताएं किसमें है। ठीक है, आज देखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक समझौता था और इसे कब बनाया गया था? 22 मार्च 1793 को। किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा ये कब शुरुआत किया गया था? 22 मार्च 1793 को। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अब इसकी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता यह है जमींदारों को अस्थायी अधिकार। तो इस व्यवस्था के तहत क्या होता था? जमींदारों को भूमि पर अस्थायी एक अधिकार यानी कि अधिकार प्रदान किया गया था। वे भूमि को बेच सकते थे, खरीद सकते थे और उन पर उत्तराधिकारी भी प्राप्त कर सकते थे, अधिकार प्राप्त कर सकते थे। दूसरा है राजस्व का निर्धारण। सरकार ने जमींदारों में से एक निश्चित राशि राजस्व वसूलने का निर्णय लिया गया। यह राशि एकमात्र निर्धारित होने के बाद इसे अस्थायी रूप से कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 पे आते हैं। किसानों की स्थिति। किसानों की स्थिति में किसानों को भूमि के मालिक नहीं माना जाता था, वे जमींदारों के अधीन काम करते थे और उन्हें लगान देना पड़ता था। तो ये जो व्यवस्था थी इसका नाम क्या था? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसके तहत कुछ 3 विशेषताएं जो थी अंग्रेजों के फायदे के लिए, जनता के लिए कुछ भी नहीं था, अंग्रेजों के लिए था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध पर टिप्पणी करें। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब, कहां और किसके बीच हुआ था, ये आपको संक्षिप्त रूप में बताना है। तो आंसर देखते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। ये कब हुआ था? याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। प्रमुख है कि इसमें यह युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध जो है काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन बाबर, यानी कि साफ शब्दों में बाबर, और दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, यानी बाबर और लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था। इस युद्ध की कुछ खास बातें हैं। पहला, यह युद्ध यानी कि पहली लड़ाइयों में से थी जिसमें बारूद और अग्निशामक यानी कि हथियारों का प्रयोग किया गया था। और यह जो था इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया था, यानी तोपों का इस्तेमाल किया था, बम बारूद का इस्तेमाल किया। पहला ऐसा युद्ध था। इस युद्ध में बाबर की सेना ने लगभग 1500 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी, माने कि बाबर की सेना के पास। और वहीं इब्राहिम लोदी के पास जो है लगभग 30,000 से 40,000 सेनाएं थी और कम से कम 1000 हाथी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस युद्ध ने मुगल शासन साम्राज्य की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। तो साफ शब्दों में क्या है कि बाबर जीत गए और इब्राहिम लोदी जो है वहां से हार गए और दिल्ली पर किनका कब्जा हो गया? बाबर का हो गया। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, इसके बाद से मुगल शासन की स्थापना हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था क्या? देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछा गया, एग्जाम में एकदम सटीक पूछता है, ये 3 मार्क्स के लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक खास तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसकी कुछ विशेषताएं कुछ इस तरह से हैं। पहली विशेषता है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कब किसने किया था? अकबर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब शब्द का मतलब होता है पद या रैंक या स्थान, आप कह सकते हो। तीसरा पॉइंट में है मनसबदारी व्यवस्था में सभी सैन्य और असैन्य अधिकारों को मनसब दिया गया था, मैंने मनसब दिया जाता था। मनसब का मतलब कि अधिकार दिया जाता था। ठीक है,
मनसब के आधार पर ही अधिकारियों के वेतन भी तय किए जाते हैं। पद, मनसब मतलब समझिएगा पद, पद के आधार पर उसे वेतन दिया जाता था और भत्ते भी दिए जाते थे। अगला पॉइंट पे आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों को अपने पद के मुताबिक घोड़सवार भी मिलता था, मतलब घोड़ा भी दिया जाता था। जिस पद पर जो काम करता था उसके हिसाब से उसे घोड़ा भी दिया जाता था। ये कुछ मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना है कि आखिर क्या होता है, क्या है। आंसर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपने ही पूरी आज़ादी हो, यानी कि अपनाने की पूरी क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने धार्मिक अधिकारों को अपने तरीके से अपनाता है तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी भी धर्म को अपनाना और स्वीकार करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं। पहली बात देखते हैं, राज्य धर्म से अलग रहता है और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के तहत राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को शामिल नहीं किया जा सकता। मतलब धर्म से दूर रहना, है ना। शासन करने के लिए क्या करना, धर्म से दूर रहना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। आंसर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे कई कारण थे, जिसमें से कुछ प्रमुख देखिएगा। पहला पॉइंट पे द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, दूसरे विश्व युद्ध में जो चीजें हुई थी उसके कारण। तो आंसर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की व्यवस्था के कारण भारत पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। दूसरा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की विफलता से भारतीयों में असंतोष बढ़ गया और यह मिशन भारत की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी। अगला पॉइंट है, ब्रिटेन ने जापान के खिलाफ स्थानीय लोगों की मदद किए बिना दक्षिण पूर्वी एशिया में आपसी कर ले ली गई थी। इससे भारतीयों को ब्रिटेन सरकार पर विश्वास खत्म हो चुका था। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 है, नेहरू रिपोर्ट क्या है, यानी कि नेहरू रिपोर्ट पर आपको नोट बनाना है या टिप्पणी करनी है। इसे 2 नंबर में भी हम करवाए हैं, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हो, और नहीं तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इस रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने 1928 के कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसकी कुछ मेन बातें थी। पहला, पूर्ण स्वराज। इस रिपोर्ट में नेहरू जी ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, सामाजिक परिवर्तन। नेहरू जी ने सामाजिक समानता, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया था। उद्योगीकरण, उन्होंने यानी कि नेहरू जी ने भारत के उद्योगीकरण और आर्थिक विकास पर भी बल दिया था। ये आपके 3 मेन पॉइंट्स थे जो नेहरू रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है ना। तो आशा है नेहरू रिपोर्ट समझ में आया। नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था, कब किया था, 1928 में किया था। कब किया था, कांग्रेस के अधिवेशन में किया था, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसका कुछ कुछ मेन बातें आपको हम बता चुके हैं। चलिए, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, क्लियरली समझिएगा कि जो चीज़ें कराया जाता है उसे आप एक कॉपी में यानी नोटबुक बना लीजिए और नोटबुक में आप कंप्लीटली लिखते चलिएगा। आप जिस लोगों को ये हम गारंटी दे रहे हैं, आप भरोसा रखिए कि हमारी टीम आपके लिए जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही है इसमें से एक भी सवाल जो है आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितना भी सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है वो आपके एग्जाम में सटीक तौर पर पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वीर कुंवर सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, यानी वीर कुंवर सिंह के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। वीर कुंवर सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में, कहाँ पे, बिहार में एक शक्तिशाली विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब जरा देखते हैं इनके बारे में, यानी वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ कुछ बातें। जगदीशपुर रियासत के राजा, यानी वीर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर रियासत के राजा थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो देखते हैं, जब 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ तो वीर कुंवर सिंह ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया था। गुरिल्ला युद्ध इनके द्वारा किया गया था। उन्होंने अंग्रेजी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया और कई बार उन्हें हराया भी था। और इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं तो इनकी जो मृत्यु है वो 80 साल की उम्र में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। ठीक है, को वीर कुंवर सिंह की अंतिम सांस ली थी। चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है।
कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम दिवस क्यों मनाया जाता है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, है ना, मुक्ति दिवस मनाया था। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस पार्टी का ब्रिटिश सरकार के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के फैसले से अलग होना, ठीक है। और मुक्ति दिवस के पीछे के और भी कई कारण हैं, जैसे कांग्रेस से असहमति, मुस्लिम लीग जो है इस फैसले से सहमत नहीं थी और मानती थी कि कांग्रेस ने मुसलमानों की राय नहीं ली, यानी कि उसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस की असहमति थी, यानी कि जो मुस्लिम लीग है उनसे उनका कहना था कि हमसे भी राय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए इसमें राय नहीं लिया था। दूसरा आते हैं स्वराज की मांग। मुस्लिम लीग जो है स्वराज की मांग कर रही थी और मानती थी कि कांग्रेस का यह फैसला इस मांग के खिलाफ था। अगला पॉइंट पे आते हैं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग, है ना। तो देखिए मुस्लिम लीग जो है अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी और यह मानती थी कि कांग्रेस इस मांग का विरोध कर रही है, यानी कि उन्हें लगता था कि कांग्रेस जो है उनकी मांग का विरोध कर रहा है, इस वजह से इसका विरोध जो और बढ़ता चला गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो देखिए दांडी यात्रा के बारे में पूछा गया है, तो आपको दांडी यात्रा के बारे में इससे पहले हम बताए हैं, इससे पहले और भी चीज़ें आप लोगों को जो है वो बताया गया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ भी इसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना। गांधी जी ने यह यात्रा करके अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ा। कौन से कानून को? नमक कानून को तोड़ना चाहा और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। बात सही है। इसमें कुछ मेन बातें हैं कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की कूच की थी, यानी शुरुआत की थी। ये यात्रा जो 24 दिनों तक चला था और दांडी पहुंचे गांधी जी ने क्या किया, समुद्र के पानी को सुखाकर यानी बॉईल करवा के नमक बनाया था, नमक कानून का उल्लंघन किया था, यानी कि उसको तोड़ा था। तो ये कुछ मेन बातें थी, इसके बारे में पहले भी आप लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में भी इसके बारे में दिया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। सहायक संधि क्या थी, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए सहायक संधि क्या थी, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं, लिखिए आंसर। सहायक संधि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति थी। इस संधि के तहत भारतीय शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ जाते थे, ठीक है। ये संधि क्या थी, समझ में आ गया होगा। और सहायक संधि की 3 मुख्य विशेषताएं, पहला देखिए क्या है, सैनिक सहायता और भुगतान। दूसरा क्या है, ब्रिटिश रेजिमेंट। और तीसरा है विदेशी नीति पर नियंत्रण। अब एक एक करके देखते हैं। सैन्य सहायता और भुगतान, यानी कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना से सैन्य सहायता लेनी होती थी, जिसके बदले उन्हें ब्रिटिश सेना के रख रखाव पर खर्च उठाना पड़ता था। ये आप जानते हैं कि सरकारें क्या की थी, अंग्रेज सरकार स्थानीय राजाओं को सैनिक रखने पर पाबंदी लगा दिया था और कहा था कि आप सैनिक मत रखिए, आप हमें हमारी सेना को व्यवस्था दीजिए, हम सुरक्षा आपकी करेंगे, ठीक है। दूसरा आते हैं तो ब्रिटिश रेजिमेंट। भारतीय शासकों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया गया था जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व होता था और भारतीय शासकों की सभी गतिविधियों पर नजर रखता था, यानी उन्होंने नजर रखना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या बताए थे, विदेशी नीति पर नियंत्रण। भारतीय शासकों को अपनी विदेशी नीति स्वयं निर्धारित करने का अधिकार नहीं रहता था। उन्हें ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी भी शक्ति से संधि नहीं लगाया जाता, उन्हें किसी भी शक्ति से संधि नहीं लगाया जा सकता था, वो संधि लगा ही नहीं पाते थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं, आंसर देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक शिष्टमंडल था। इसका उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता देने का एक शांतिपूर्ण रास्ता मिलना। इस योजना की कुछ मेन बातें थी, जैसे पहला संविधान सभा, दूसरा है अंतरिम सरकार और तीसरा है भारत विभाजन, ठीक है ना। ये आपका 3 पॉइंट्स है, तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पहला है संविधान सभा। तो भारत को एक संविधान सभा चुनने का अधिकार दिया गया जो भारत का नया संविधान बनेगी। अंतरिम सरकार में क्या है कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को शामिल किया गया था। तीसरा है कि तीसरा दिया भारत का विभाजन। हालांकि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत को एक संपूर्ण में लाना,
लेकिन इसका ये भी अर्थ निकलता है कि अंततः जो है भारत का विभाजन हुआ था, यानी कि इसका जो ये नियम लाया गया था इसका मतलब तो भारत को एकजुट रहना, लेकिन ये क्या हुआ कि लास्ट में भारत विभाजित हो गया था। क्वेश्चन आते हैं आगे, माउंटबेटन योजना क्या है देखते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है। माउंटबेटन योजना जो है भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसकी कुछ मेन बातें देखते हैं। पहला उद्देश्य, यानी इस योजना का, माउंटबेटन योजना का कुछ उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजन करना था। इसका मेन उद्देश्य, विभाजन का आधार क्या होना चाहिए था, धर्म, यानी हिंदू और मुस्लिम। रियासतें क्या थी, रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया, और ये कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान जो स्वतंत्र हो गए थे। तो मतलब साफ साफ समझिए, माउंटबेटन जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए योजना बनाई गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तीन कठिया व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तीन कठिया व्यवस्था ये बिहार में शुरू किया गया था। चलिए आंसर देखते हैं। तीन कठिया पद्धति जो है ब्रिटिश शासनकाल में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के लिए किसानों पर थोपी गई एक जबरन प्रथा थी। कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। कहाँ पे, बिहार में हुआ था। और ये तीन कठिया व्यवस्था चंपारण, बिहार के चंपारण में हुआ था। इसमें क्या था, नील की खेती के लिए जबरन प्रथा एक थी। इस प्रथा के अनुसार क्या होता था, किसानों को अपनी कुल खेती योग्य भूमि पर 3/20 हिस्सा, यानी कि 3 कट्ठा प्रति बीघा में नील की खेती करने के लिए जोर दिया जाता था। इसकी कुछ मेन विशेषताएं। पहला है अनिवार्यता, किसानों के पास नील की खेती करने के लिए इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था। अन्यायपूर्ण, यह प्रथा जो है किसानों के हितों के विरुद्ध थी, क्योंकि उसमें अपनी मुख्य फसलें उगाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिल पा रही थी। शोषण, नील की खेती होने के बाद लाभ मुख्यतः अंग्रेज बगान मालिकों को ही होता था, जबकि किसानों को बहुत कम लागत दिया जाता था। तो ये 3 नंबर आंसर के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके थोड़ा सा हम अलग से लिखवा दिए हैं कि तीन कठिया व्यवस्था में क्या क्या परिणाम हुआ है ना। तो परिणाम देखिए क्या है, किसानों का शोषण किया गया, यानी कि जो किसान है वो गरीबी जो में और कर्ज में डूबते चले गए। असंतोष, इससे किसानों में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की भावना जो है वो बढ़ने लगी थी, और इसी के कारण जो है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यानी गांधी जी ने उनका समर्थन किया था। तो ये कुछ प्रभाव थे, ये हम अलग से करवा दिए हैं, ये पूछा नहीं गया था। 3 ही पॉइंट लिखना था, 3 नंबर का था, इस वजह से इसके ऊपर में आप सारा चीज़ लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 क्वेश्चन है, धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, यानी धन निकासी का सिद्धांत से, है ना। तो आंसर देखते हैं। भारत पे अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारतीय उत्पादन को जनता का उपभोग करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता था और राजनीतिक कारणों से इन्हें इंग्लैंड भेजा जाता था, तो इसे धन का सिद्धांत या आर्थिक निकास कहा जाता था। इस प्रक्रिया में भारत को कुछ नहीं मिलता था। अब क्या समझे मैंने कि यहाँ से वस्तुओं को क्या करना था, अपने देश भेजना था, उसे क्या बोला जाता है, धन निष्कासन का सिद्धांत। आगे इससे जुड़ी कुछ मेन बातें देखते हैं। तो पहली बात यह है कि दादा भाई नौरोजी ने साल 1957 में, सॉरी 57 नहीं है, 67 में धन निष्कासन का, यानी कि 1867 में धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था, जिसे उस समय आर्थिक साम्राज्यवाद का सिद्धांत भी कहा जाता था। अगला आते हैं, उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड इंडियंस रूल इन इंडिया में इसके बारे में बताया था। नौरोजी ने आरोप लगाया था कि भारत में इकट्ठा होने वाला जो गरीबी है, गरीब 1/3 हिस्सा इंग्लैंड चला गया है, जिसमें भारत की गरीबी बढ़ती जा रही है। यानी कि इसके बारे में जो है दादा भाई नौरोजी ने बताया था। कब बताया था, 1867 में बताया था। उनकी जो किताब थी उस किताब में उन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। आप लोग से बस ये बात पूछना चाहेंगे कि आशा है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो बच्चे पहले से बने हुए हैं इसे आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो बच्चे इस बार 12th में हैं उन लोगों की प्रॉपर तैयारी हो सके। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, भरोसा रखिए कि आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग, यानी कि जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश कोर में आप लोग को बताया जाएगा, जिस तरह से एग्जाम में आता है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, क्लियरली उसी तरह से आप लोग को जो है हिंट किया जाएगा, और जल्दी ही 1 या 2 दिनों में आप लोग का इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव है उसे क्लियरली करवाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोग के बेस्ट फॉर्मेट में तैयारी होगा, एकदम ईजी वे में आप लोग की तैयारी
करवाई जाएगी। और श्योर रखिए कि आपका यही चैनल है जिसमें आप लोगों के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट तैयारी जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग की करवाई जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे का सवाल। तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, क्या है कि हमें थोड़ा सा अंदर से खुशी मिलता है कि नहीं बच्चे इससे कनेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को कैसा लग रहा है वीडियो इसके बारे में पता चलता है। जल्दी ही आप जैसा भी बोलोगे उस हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट को आगे कैरी करवाएंगे। आपको जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, जिस सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट पर कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम लोग आगे मेहनत करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। किसके बारे में? आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की आज़ादी के लिए बनाई गई एक सशक्त सेना थी। इसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब इसका देखिए गठन। इस फौज का गठन जापान की सहायता से हुआ था और इसमें भारतीय मूल के सैनिक शामिल थे जिन्हें ब्रिटिश सेना ने बंद कर दिया था। उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटेन शासन से मुक्त कराना। प्रभाव क्या रहा? आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया था। इसमें भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया और ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। ये सवाल जो है 5 नंबर के लिए पूछना चाहने वाला था लेकिन 3 नंबर में पूछा गया है, इसलिए सब देखिएगा। आप 3 नंबर के हिसाब से इसमें 3 पॉइंट लिखिएगा। हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट बनाए हुए हैं तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है हीनयान और महायान में क्या अंतर है? देखिए आंसर देखिएगा। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं जिसे पहला कहा जाता है हीनयान और दूसरा कहा जाता है महायान। इन दोनों में कई अंतर हैं जिसमें से कुछ अंतर इस प्रकार से हैं। पहला आते हैं मार्ग को लेकर। हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता है जहां एक व्यक्ति स्वयं के प्रभाव यानी कि अपने स्वयं के प्रभावों से निर्णय प्राप्त करने की कोशिश करता है। जबकि महायान जो होता है सभी जीवों को निर्वत तक पहुंचाने, निर्वत यानी कि मुक्ति तक पहुंचाने के लिए बौद्धित्व बनाने पर जोर देता है। तो ये पहला मार्ग हो गया, यानी कि हीनयान जो है खुद को, केवल एक आदमी को, जबकि महायान माने कि सबको। दूसरा आते हैं बुद्ध। हीनयान में बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में देखा जाता है जबकि महायान में बुद्ध को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो सभी जीवों को मुक्ति दिलाता है। सूत्र पे आते हैं तो हीनयान जो है मुख्य रूप से मूल बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है जबकि महायान में कई अतिरिक्त सूत्र भी शामिल किया गया है। देवता में आते हैं तो हीनयान देवताओं में विश्वास नहीं रहता है जबकि महायान में कई देवताओं और बौद्धिस्टों की पूजा की जाती है। प्रथा क्या है? हीनयान में ध्यान और सत्य क्रम पर आधारित जोर दिया जाता है जबकि महायान में मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा को भी शामिल किया जाता है। दोनों ही धर्म है, दोनों में अलग अलग तरह से बताया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ये दोनों क्या है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 18 में। 18 में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। अकबर के नवरत्न पर टिप्पणी लिखें। यानी कि आपको मालूम होगा अकबर के दरबार में नवरत्न यानी 9 व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर आपसे पूछें कि नवरत्न कौन कौन से थे तो चलिए देखते हैं। अकबर के नवरत्न मुगल सम्राट अकबर के दरबार के 9 प्रभावशाली व्यक्तियों को कहा जाता है। यह सभी विभिन्न क्षेत्रों में निपुण थे और अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन नवरत्नों ने अकबर के साम्राज्य को समृद्ध करने के महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। चलिए नवरत्नों के बारे में जानते हैं। पहला कौन था? बिरबल। दूसरा है तानसेन। तीसरा है अबुल फजल। चौथा है फेजी। पांचवा है टोडरमल। उसके बाद आगे देखते हैं राजा मान सिंह। आगे है अब्दुल रहीम खान। ये आपका नवरत्न। सॉरी एक और है, एक दो और भी बचा हुआ है, फकीर अजियाउद्दीन और लास्ट है मुल्ला दो पियाजा। तो ये कुछ विशेष इसके जो नवरत्न थे इनके बारे में आप एक एक करके इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। आप सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जो लिखवाए हैं। जैसे कि बिरबल हो गया, ये एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। तानसेन जो है प्रसिद्ध संगीतकार था जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। अबुल फजल क्या थे? वो एक इतिहासकार थे जिन्हें आईने अकबरी और अकबरनामा जैसी किताबों की रचना की थी। फेजी के अब्दुल फजल के छोटे भाई और एक कवि थे जिन्हें फारसी भाषा और उर्दू भाषा का जानकारी थी यानी जानकार थे। टोडरमल कौन थे? यानी यह भी एक 9 रत्नों में से थे। एक कुशल प्रशासन है जिनमें मुगल साम्राज्य के राजस्व प्रणाली में सुधार लाया था। तो इस तरह से आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सबके बारे में हम लिखवा दिए हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। कबीर के जीवन और मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। ठीक है, आंसर देखते हैं। कबीर जो है एक ऐसे संत थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी के भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई थी।
उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक है और लाखों लोगों को प्रेरित करता है। जैसे कबीर के जीवन के बारे में, पहला, जन्म और पालन पोषण। कबीर के जन्म के बारे में कई प्रचलित मान्यताएं हैं। जैसे कि माना जाता है कि उनका जो जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। उन्हें एक जुलाहा ने गोद लिया था। इनके जो गुरु थे वो संत रामानंद थे। जीवन के बारे में बात करते हैं, कवि ने अपना अधिकांश जीवन जो है साधारण लोगों के बीच बिताया था। उन्हें जाति पाति के भेदभाव से खिलाफ आवाज उठाया था और सभी के साथ वो सम्मान से रहते थे। इनके कुछ उपदेश कुछ इस तरह से हैं। एकेश्वर, और भी बहुत सारा पॉइंट लिख सकते थे, नहीं लिखे हैं। एकेश्वर यानी कि वो एक ही ईश्वर को माना करते थे, यानी उनके हिसाब से अलग अलग ईश्वर नहीं होते हैं, सबके लिए क्या है, एक ही ईश्वर हुआ करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर, और ये आज का हम लोग का लास्ट सवाल होगा। क्वेश्चन है कि दक्कन विद्रोह के कर्मों को लिखें। तो आंसर देखते हैं। दक्कन विद्रोह जो 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक किसान विद्रोह है। यह विद्रोह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का कुछ कारण है। जैसे पहला कारण है रियायतवाड़ी प्रणाली, दूसरा क्या है अधिक राजस्व, तीसरा क्या है साहूकारों का शोषण। तो ये 3 पॉइंट है, आप ये तीनों पॉइंटों को अच्छे से देख लीजिए। और इसी के वजह से जो है दक्कन में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कर्म नहीं कारण होगा, है ना, ये कारणों को लिखना था, तो आप यहाँ पे कारण कर लीजिएगा, गलत टाइप हो गया है, आप देख लीजिएगा। तो आप लोग का जो है ये सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। आज हम लोग जो है ये पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन देखें। इससे पहले भी आप लोग को जो है हम 20 क्वेश्चन करवाए थे, ये 40 क्वेश्चन हो गया। कुल मिलाकर बात करते हैं तो 80 क्वेश्चन हो चुका है, और ये 40 क्वेश्चन है। और ये 40 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में जो है मात्र 7 सवाल आएगा, और 7 में से आपको बनाना 6 सवाल ही है। तो इसी से आ जाएगा, इस चीज़ की श्योरिटी रखिए। बाकी जैसे ही मॉडल पेपर आएगा तो आप उसमें भी देखिएगा, आपको इसी में से सारा सवाल मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कराया जा रहा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे वो 5 मार्क्स का वीडियो होगा, जिसमें आपको 3-4 वीडियो कराया जाएगा, जिसमें क्या है कि हर एक में इम्पॉर्टेंट सवाल होगा जो आपके 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, इस चीज़ की गारंटी रखिएगा। भरोसा रखिए कि आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा और सारी चीज़ें बेस्ट फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सके और पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,